प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट। एलिंग का मतलब है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है, जिसका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। तो इस चैप्टर में बात हुई है हमारे अर्थ की, जिसकी हेल्थ खराब होते जा रही है क्योंकि ह्यूमन ने इतना एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो रहे हैं। ये जो चैप्टर है ऐसा कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक आर्टिकल है जिसको लिखा था नानी पालकीवाला ने ऑन 24 नवंबर 1994, जो छपा था द इंडियन एक्सप्रेस में। तो पूरे ही आर्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रीन मूवमेंट के साथ, यानी हरित क्रांति के साथ। ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1972 में एंड तब फर्स्ट ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। पहले ग्रीन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था न्यूजीलैंड में। अब ये जो हरित क्रांति थी, द ग्रीन मूवमेंट थी, ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी थी। यानी वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्यों? क्योंकि पहले हम जो ह्यूमन बींग्स थे वो सोचते थे कि हम तो अर्थ के मालिक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, हमको क्या लेना देना है कि रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे कि नहीं बचे, हमको अपना फायदा देखना है। लेकिन जब ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो यहाँ पर ह्यूमंस के परसेप्शन में चेंज आया। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखने का जो नजरिया होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि ह्यूमंस का देखने का जो तरीका है अर्थ को वो बदल गया था। अब हम डोमिनेशन से पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। डोमिनेशन का मतलब क्या? किसी चीज को डोमिनेट करना, है ना, कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको यूज करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब है कि हम दोस्त दोस्त जैसे रहेंगे, सब मिल बांट के करेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमंस के परसेप्शन में चेंज आया कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, a revolutionary change in the perception of human beings, growing realization that earth is a living organism। अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे ह्यूमंस होते हैं, उनकी अपनी एक प्रोसेस होती है, फंडामेंटल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है। वैसे ही हमने अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखना शुरू कर दिया, जिसकी खुद की एक मेटाबॉलिक और फंडामेंटल प्रोसेस है। तो उस टाइम पे भी अर्थ की जो तबीयत थी वो बिगड़ रही थी, जो आज भी बिगड़ ही रही है। तो उस आर्टिकल में लिखा था कि अर्थ हैज बिकम अ पेशेंट विद डिक्लाइनिंग हेल्थ। यानी हम ह्यूमंस ने अर्थ को इतना खराब कर दिया है, सब पानी के जो सोर्सेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, ग्रासलैंड से क्रॉपलैंड से वो खराब हो रहे हैं, डेजर्ट जो है पूरी तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, सूखापन बढ़ता जा रहा है, हमारा पानी खत्म हो गया है, खराब हो गया, मेरी फिशरीज खत्म हो गई है, हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो जब ये ग्रीन मूवमेंट आई तो ह्यूमन के परसेप्शन में चेंज आया कि नहीं, हमको डोमिनेशन से पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो धरती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। उसकी खुद की कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ फंडामेंटल, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिनका हमको ध्यान रखना है। अभी अर्थ कैसा हो चुका है, एक पेशेंट की तरह, एक मरीज की तरह बन गया है, जिसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए हमको मेजर्स लेना है उसको बचाने के। अब ये पूरी ही जो मूवमेंट थी वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कैसी थी, उसको कंपैरिजन करा गया है कॉपरनिकस की थ्योरी से। कॉपरनिकस ने क्या बोला था? सबसे पहले सबको क्या लगता था कि हमारा जो सन है वो प्लैनेट्स के आसपास घूमता है, लेकिन कॉपरनिकस ने हमको बताया था कि जो सन है वो प्लैनेट्स के अराउंड नहीं घूमता है, बल्कि जो प्लैनेट्स हैं वो के अराउंड घूमते हैं। तो जब कॉपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी तो सबके वक्त, हालात, जज्बात बदल गए थे, क्योंकि अभी तक लोग एक तरीके से सोच रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि अरे सन घूमता है प्लैनेट्स के आसपास, प्लैनेट्स नहीं घूमते हैं सन के आसपास। लेकिन कॉपरनिकस ने कहा था कि प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं, ना कि सन जो है वो प्लैनेट्स के आसपास घूमता है। राइट? तो इसी तरीके से वो जो आइडिया था कॉपरनिकस का वो बहुत रेवोल्यूशनरी था। उसी तरीके से ये ग्रीन मूवमेंट भी बहुत रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि इसके आने से ह्यूमंस के परसेप्शन में चेंज आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट में लोग हैं, उनकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट के लोग हैं, वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर ले, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको रिसोर्सेस बचा के रखने। ऐसा ना हो कि हम सब यूज कर लें और उनके लिए कुछ भी ना बचे। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, इसको पॉपुलराइज किसने करा था?
1987 में इसको पॉपुलराइज करा था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने पॉपुलराइज करा था, 1987 में ये पॉपुलराइज हुआ था बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड development. It means development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. यानी कि जो present लोग हैं वो अपनी needs को, wants को नहीं, needs को fulfill करें। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, चाहे वो वाटर है, वो सॉइल है, वो जो भी है, उनका हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्यूल है, वाटर है, रिसोर्सेस है, दूसरे फॉरेस्ट हैं, उनको हमको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है, एंड हमको अर्थ का ध्यान भी रखना है, राइट। हमारा अगला टॉपिक है मैन एंड अदर लिविंग स्पीशीज। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं है जो अर्थ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि भैया लकड़ी चाहिए तो फॉरेस्ट बर्बाद कर दिए, पानी चाहिए तो इतना पानी यूज कर लिया कि अब नदियाँ सूखी पड़ी हैं, उसमें इतनी गंदगी भर दी है, क्रॉपलैंड्स खराब कर दिए हैं क्योंकि मिट्टी इतनी खराब हो गई है। ठीक है, आप सदगुरु को सुनते होंगे तो वो सॉइल के बारे में बहुत बात करते हैं। ठीक है, कि जो मिट्टी है हमारी वो खराब हो रही है। जब मिट्टी खराब हो रही है तो वहां से प्लांट्स कैसे उगाएंगे, हम क्रॉप्स कैसे उगाएंगे, क्रॉप्स नहीं उगाएंगे तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हमारी हंगर कैसे मिटेगी, राइट। तो मैन एंड अदर लिविंग स्पीशीज के कॉन्सेप्ट में या टॉपिक में ये बताया कि सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है जो अर्थ को यूज कर रहे हैं, हमारे साथ 1.4 मिलियन अदर स्पीशीज हैं जो हमारे साथ अर्थ को यूज कर रही हैं। एंड ये तो उस टाइम की बात हो रही है जब ये आर्टिकल लिखा गया था। ठीक है, लेकिन आज तो बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हमारे साथ इस अर्थ को यूज कर रही हैं, यूटिलाइज कर रही है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम अकेले यहाँ के प्रॉपर्टी के, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ हमारी कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के किराएदार हैं। हमको ध्यान रखना है कि हम अर्थ को अच्छे से यूज कर रहे हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा अर्थ सोचकर जाएंगे, एक अच्छा अर्थ बनाकर जाएंगे। अब यहाँ पर एक जू की बात हुई है और वो जू कहाँ में है, कहाँ पर है, लसाका जाम्बिया में। ठीक है, एक जू है लसाका जाम्बिया, वहां पर जू के बाहर लिखा गया है कि एक नोटिस लगाया गया है, वहां पर लाइन में लिखी गई है कि इसके अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। ठीक है, अब इंसान जब उस जू के अंदर जाता है तो वो क्या सोचता होगा कि अरे एकदम डेंजरस एनिमल है, कौन सा है जो अर्थ पे है। लेकिन जब इंसान अंदर जाता है तो उसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है, तो जब इंसान खुद को उसमें देखता है तो इंसान को खुद की परछाई, उसी का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिससे ये बताया गया है कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक जानवर है वो इंसान है। ठीक है, कोई शेर नहीं है, कोई हाथी नहीं है, कोई क्रोकोडाइल नहीं है, कोई हिपोपोटामस नहीं है, लेकिन इंसान है। क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो तो अर्थ को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जितने ह्यूमन बींग्स पहुंचा रहे हैं। पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर बॉडीज को गंदा कर रहे हैं, फिशरीज को खा पी के सब बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है, तो वो फिशरीज को इतना ज़्यादा डिप्लीट कर दिया है कि अब हमारे सी में फिशरीज की भी कमी हो गई है। इसलिए यहाँ पर जू है जो लसाका जाम्बिया में, वहां पे बताया गया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान ही है। Man's perception is shifting from the system of domination to a system of पार्टनरशिप। तो जैसे कि हमने बात करी कि ये जब मूवमेंट आई तो इंसानों के परसेप्शन में एक चेंज आया कि हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, हम यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, हम तो यहाँ पे किराए से रह रहे हैं, एंड हमको इसको डोमिनेट अर्थ को नहीं करना है। मैकेनिस्ट व्यू से हमको इकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक व्यू की तरफ बढ़ना है। मैकेनिस्ट का मतलब है मैकेनिकल लॉस, कि हाँ ह्यूमंस तो आएंगे अर्थ पर, उसको यूज तो करेंगे, हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था अर्थ के साथ। लेकिन जब हमने मैकेनिस्ट से इकोलॉजिकल और होलिस्टिक व्यू पर हमारा ट्रांसफर किया, अपने परसेप्शन को ट्रांसफर किया, तो हमने सोचा कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमको उसको ठीक तरीके से यूज करना है, हमको इस तरीके से यूज करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज खत्म ना हो। अर्थ हमारा जो वो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका हमको उसकी प्रोसेसेस का भी ध्यान रखना है। जब हम अर्थ का ध्यान रखेंगे तब अर्थ भी हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन फिलहाल तो अर्थ की जो तबीयत है वो बिगड़ती ही जा रही है। हमारा अगला टॉपिक है अर्थ्स बायोलॉजिकल सिस्टम। तो पहले ये जो कमीशन है इसका नाम याद रखो, द ब्रांडेड कमीशन। ये पहला कमीशन था, पहला इंटरनेशनल कमीशन था जिसने
इकोलॉजी पर क्वेश्चन रेज करा था, अर्थ के ऊपर क्वेश्चन रेज करा था। द ब्रांडेट कमीशन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़ कर जाएंगे तो जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारे बच्चों के लिए रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तो उन्होंने पूरे अर्थ की इकोलॉजी पे पहली बार सवाल उठाया था कि वेदर वी वांट टू लीव अ स्कॉच्ड एंड सिक एनवायरनमेंट फॉर अ कमिंग जनरेशन, राइट। तो मिस्टर एल के झा जो थे वो इसके मेंबर थे इस कमीशन के, आपको ये नाम भी याद रखना है। एंड ब्रांडेट कमीशन पहला कमीशन था जिन्होंने इकोलॉजी के ऊपर सवाल उठाया था। उसके बाद नाम आता है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन का, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ये भी आपको नाम याद रखना है। तो जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, और उन्होंने बताया कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो अर्थ है, उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ठीक है, ये जो 4 चीजें हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, ये जो है हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक मतलब जिससे हम पैसे भी कमाते हैं, हमारी रोजी रोटी भी चलती है। तो ये सिर्फ इकोलॉजी के ही नहीं, ये अर्थ के ही इंपॉर्टेंट सिस्टम नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। क्योंकि ना ये सिर्फ हमको रॉ मटेरियल्स देते हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स तो हमको देते ही हैं, हमारी जो फिशरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स है, क्रॉपलैंड्स है, ये हमको रॉ मटेरियल्स तो देते ही देते हैं, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं, हमको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स। तो जब भी प्रोटीन, आजकल जो प्रोटीन कॉन्शियस लोग बहुत हो गए हैं कि प्रोटीन बहुत खाना है, प्रोटीन बहुत खाना है, तो वो क्या करें, फिशरीज को बहुत ओवर यूज करें, जिसके कारण हमारी फिशरीज डिक्लाइन हो रही है, लैंड का बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारे ग्रासलैंड्स खराब हो रहे हैं, वो डेजर्ट में तब्दील होते जा रहे हैं। एंड हमारे क्रॉपलैंड्स जिसपे हम अन्न उगाते हैं, हमारे जो किसान, उसकी मिट्टी भी खराब होती जा रही है क्योंकि ह्यूमंस ने अर्थ की हालत को खराब कर दिया है। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, उनकी बुक, कौन सी बुक, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में ये लिखते हैं कि ये जो 4 चीजें हैं हमारे मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, ये सिर्फ ना हमको खाना देते हैं बल्कि हमको रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी इकोलॉजी और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम इन चीजों का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ये चारों ही चीजें डिप्लीट होती जा रही हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनकाइंड डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि करीब करीब 40 से 50 मिलियन एकड़ पर ईयर जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप सोच सकते हो कि 40 से 50, और ये तो उस टाइम की बात है, 40 से 50 मिलियन एकड़ का फॉरेस्ट हर साल खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको फिर से एक इंसान का नाम याद रखना है जिसका नाम है जेम्स स्पेथ। तो जेम्स स्पेथ जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वो बताते हैं कि हर सेकेंड हम 1.5 एकड़ ऑफ लैंड को लूज कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 48A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो फॉरेस्ट एरिया है, जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टेट का, उसका ध्यान रखना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन ये तो सिर्फ बुकिश बातें हैं, कहने की बातें हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम। हमको ये बताया गया है, यहाँ पे रूल्स भी बने हुए हैं इंडिया में कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो भावना है उसको हमको नहीं मानना चाहिए, कास्ट सिस्टम जो है उसको नहीं मानना चाहिए, हम सब एक ही हैं। लेकिन वो लॉस तो बने हुए, लेकिन उसको जो रूट लेवल पे इतने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लोग इतना नहीं है कि बस बुकिश भाषा लिखी हुई है कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन रूट लेवल पे अभी भी ये प्रॉब्लम आती हैं। तो सिमिलरली आर्टिकल 48A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर स्टेट का ये दायित्व है कि वो अपने इन्वायरमेंट का, अपने फॉरेस्ट का ध्यान रखें। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी तक इतने ज़्यादा रूल्स जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं।
दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन यानी बढ़ती आबादी। तो आबादी जो है हमारी धरती पर वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा नीड्स है उनकी एंड उनको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो फिशरीज है, क्रॉपलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो तो लिमिटेड ही है। तो जब ज्यादा लोग होंगे तो उनकी ज्यादा डिमांड होगी, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से उनका ओवर यूटिलाइजेशन होगा, जिसके कारण वो डिक्लाइन हो जाएंगे। तो नानी पालकीवाला कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम से पीड़ित है। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अर्थ इज ओवर पॉपुलेशन। एंड वो कहते हैं कि हर 4 दिन में पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से इंक्रीज हो जाती है। वो कहते हैं कि हमको लाखों साल लग गए टू रीच द मार्क ऑफ 1 बिलियन इन 1800, लेकिन 1900 आने तक दूसरा बिलियन हम ऐड कर चुके थे। तो कितनी जल्दी हमारी जो पॉपुलेशन है अर्थ पर बढ़ती जा रही है। तो नानी पालकीवाला कहते हैं कि हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनके अंदर अवेयरनेस फैलानी होगी कि पॉपुलेशन को हमको बढ़ने से रोकना है। उसका जो असर है हमारे अर्थ पर वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और हमको हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो हमारा फ्यूल है, जो पेट्रोल है, कोल है, वाटर है, सॉइल है, उसको बचा के रखना है ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनका यूज कर सकें। तो हमको वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना होगा कि लोग अपनी फैमिली प्लानिंग ठीक से करें, बच्चों का जो बर्थ रेट है वो भी कम करें, फैमिली प्लानिंग ठीक से करें, उनको एजुकेट करें ताकि ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हमको ना हो। हमारा अगला टॉपिक है एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब ये जो एरा है, ये जो वक्त है वो बदल चुका है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरा आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो अर्थ है वो हम यहाँ के मालिक नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम यहाँ पर रेंट से रह रहे हैं। हमको इसका ध्यान रखना है, इसके रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का ध्यान रखना है ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी धरती छोड़कर जाएं। तो यहाँ पर बात हुई है मार्गरेट थैचर की और लेस्टर ब्राउन की, जिन्होंने बोला कि अर्थ इज नॉट आवर प्रॉपर्टी। ये जो अर्थ है इसके हम मालिक नहीं है, ये कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे तो हम रेंट से रह रहे हैं। मिस्टर लेस्टर और ब्राउन कहते हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो मिस्टर लेस्टर और ब्राउन, जिसकी हमने अभी बुक की बात करी थी, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जहां पर उन्होंने 4 बायोलॉजिकल पिलर्स की बात करी थी, दैट वाज ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। तो वो कहते हैं कि ये अर्थ, ये जो धरती है वो हमें कोई विरासत में नहीं मिली है अपने फोरफादर्स के। हमारे फोरफादर्स, हमारे दादा परदादा ने और पिता ने बोल दिया ये लो तुम्हारी धरती, ये तो हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से उधार पर ली है, आने वाली जनरेशन से उधार पर ली है। इस धरती का हमको ध्यान रखना है, उसमें अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, उसके जितने भी फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स हैं उनको फिर से अच्छा करना है और फिर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को वापस भी देना है। तो यहाँ पर लेस्टर और ब्राउन कहते हैं कि हमने अपनी धरती को इनहेरिट नहीं करा है बल्कि बोरो करा है अपने फ्यूचर चिल्ड्रन से। यहाँ पे आखिरी बात हो रही है एडगर एस वुडलैंड की, जो अपने आप को अपनी कंपनी का एक चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर मानते हैं एंड वो कहते हैं कि मैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर, मेरी कंपनी जो है, एक कंपनी के बॉस थे एंड वो अपने आप को चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर मानते थे अपनी कंपनी का, और वो बोलते थे कि मैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर तभी कहलाऊंगा जब मैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, अपनी कंपनी के साथ साथ अपनी मदर अर्थ का भी ध्यान रखूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि हमको अपनी धरती को ग्रांट में नहीं लेना है, ग्रांटेड नहीं लेना है, उसका ध्यान रखना है, ताकि जैसा कि यहाँ पर लेस्टर और ब्राउन ने कहा कि हमको विरासत में नहीं मिली है बल्कि उधार में मिली है, जिस धरती का हमको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है।